हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन के साथ कई बार जर्नल एंट्रीज भी पूछ ली जाती है। तो क्या आपको सारी जर्नल एंट्रीज आती हैं? क्या आप सारी जर्नल एंट्रीज को समझ चुके हो? नहीं आती, नहीं समझ में आई, तो रिकैप और रिवाइज और समझने के लिए, तीनों चीजों के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा, ताकि ये टॉपिक आपके लिए इजी हो जाए। तो आप अगर ऑनलाइन सेशंस चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है, तो उस टाइम पर जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम बेचेंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी हम पेमेंट करेंगे। तो उन सभी को एक कलेक्ट करते हैं हम, एक अकाउंट बने जो कि हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, उसमें हम सारा ट्रांसफर करते हैं। तो जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू सन्ड्री एसेट्स, क्रेडिट होगा। सन्ड्री एसेट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी भी एसेट्स हैं, टोटल ऑफ एसेट्स आप यहाँ पर लिखोगे, नहीं। जो एसेट है, जो नाम है उनका, उनको उनके नाम के साथ यहाँ पर एक एक करके लिखोगे, जैसे कि टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू लैंड, वॉट, जो भी एसेट है सबको उनकी कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू, जो आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू से आप इसको ट्रांसफर करोगे। करेक्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या सभी एसेट को ट्रांसफर करना है? नहीं, आपको सभी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करना। यहाँ पर कुछ एसेट्स हैं जो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी, जैसे कि कैश और बैंक का बैलेंस। दूसरा, आपकी फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तो वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। करेक्ट है। तो आपको वो एसेट्स ट्रांसफर करनी है जो कैश या बैंक बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने कहाँ लिखनी है? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर, और कौन सी अमाउंट से? जो आपकी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू। इसी तरह से कुछ लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें इसकी पेमेंट करनी है। कौन सी लाइबिलिटीज? वो लाइबिलिटीज जो आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, पार्टनर्स के कैपिटल और पार्टनर से रिलेटेड लोन्स, लेना या देना, दोनों तरह के लोन को छोड़ करके बाकी जितनी भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे कि आपका कोई लोन है जो आपने आउटसाइड पार्टी से लिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, या आपके क्रेडिटर्स हैं, तो उन सब की पेमेंट आप करोगे। तो उनकी पेमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। सन्ड्री लाइबिलिटीज का मतलब है जो लाइबिलिटीज है उनको उनके नाम के साथ लिखोगे, और उनकी अमाउंट जो आपकी बैलेंस शीट में आ रही है उस अमाउंट से आप ट्रांसफर करोगे। अब यहाँ पर भी आपको कुछ बैलेंसेस नहीं ट्रांसफर करने, वो कौन से हैं? जैसे कि आपके जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। तो अब उनका करना क्या है? जैसे कि आपकी एसेट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, उन्हें आप डायरेक्टली पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डेबिट बैलेंस है, लॉस है, उनके लिए खर्चा नुकसान है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट होंगे। और ये जो भी अकाउंट है आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या जो भी दूसरा कोई भी नाम है, आप उन सबको क्रेडिट करोगे। करेक्ट? ये भी समझ में आ गया। इसी तरह से जो आपके लायबिलिटी साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है, या जनरल रिजर्व है, उसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम उसे पार्टनर्स के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उनके लिए फायदा और इनकम है, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व या कोई और अकाउंट जो भी है इस तरह का, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। करेक्ट? ये भी समझ में आ गया। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर कुछ एसेट्स होती हैं आपकी बैलेंस शीट में जिसके साथ आपके कुछ प्रोविजंस अटैच्ड है, जैसे कि आपके सन्ड्री डेटर्स, जहां पर आप लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखते हो। करेक्ट? तो आपके जो सन्ड्री डेटर्स हैं, आपको उसको किस अमाउंट से शो करना है उसको समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लो आपके सन्ड्री डेटर्स 1 लाख के हैं,
आपने लेस किया, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 किया, तो आपके नेट अमाउंट क्या हो गई? 80,000, जिसे आप बैलेंस शीट में शो कर रहे हो। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में 80,000 से सन्ड्री डेटर्स को डेबिट साइड पर नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सन्ड्री डेटर्स को हम डेबिट साइड पर उसकी ग्रॉस अमाउंट 1,00,000 से लिखेंगे, और जो प्रोविजन है उसका 20,000 रुपए का, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में अलग से क्रेडिट साइड पे लिखोगे 20,000 रुपए। तो सन्ड्री डेटर्स डेबिट साइड पर आएंगे ग्रॉस अमाउंट से, और जो उसके साथ प्रोविजन है उसको आप साथ के साथ क्रेडिट साइड पर शो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। याद रहेगा? इसके बाद इसी तरह से कुछ और भी प्रोविजंस है, जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर आपका डेप्रिसिएशन है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इन सब का क्या करना है? ये भी आपके वही प्रोविजंस है जो आपके एसेट के साथ अटैच्ड है, तो हम एसेट्स इनसे रिलेटेड डेबिट साइड पे शो करेंगे, और जो आपके ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको आप क्रेडिट साइड पर शो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये दोनों अकाउंट तो आपके डेबिट हो गए, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। इसी तरह से आपका एक और रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में, और जिस टाइम पर आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पर कोई आपका क्लेम नहीं आ रहा है, कोई लाइबिलिटी स्टैंड नहीं कर रही इस रिजर्व के साथ, तो आप क्या करोगे? ये रिजर्व एक तरह से अब आपका प्रॉफिट बच गया है, कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा का पूरा रिजर्व आपका बचा हुआ है, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जिस तरह से जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन उस केस में आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए इस रिजर्व के साथ। अब मान लेते हैं आपकी लायबिलिटी तो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ, लेकिन वो लायबिलिटी रिजर्व से कम है। मान लेते हैं रिजर्व आपका 1,00,000 का है, लायबिलिटी आपकी आ रही है 70,000 की। अब किस तरह से अकाउंटिंग होगी? यहाँ पर आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो आपका पूरा डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ जो आपका क्लेम जितने का है, 70,000 का क्लेम है, तो 70,000 की अमाउंट तक आप रियलाइजेशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर करोगे। मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप दिखाओगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 रुपए, और बाकी जो बचा 30,000 रुपए, उसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रिजर्व आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। जो क्लेम था उसके लिए हमने जो रिजर्व से हम एडजस्ट कर सकते थे, 70,000 रुपए हमारा क्लेम रिजर्व से एडजस्ट हो गया, जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में 70,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करेंगे, और बाकी 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी के साथ एक और एंट्री बनेगी। अब आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, आपने अपने रिजर्व के साथ इसको एडजस्ट भी कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या इसकी पेमेंट दिखाओगे? बिल्कुल दिखाओगे। तो पेमेंट आपकी आ जाएगी कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और दूसरी लाइबिलिटीज की तरह इसकी पेमेंट भी आपको शो करनी है। अब बारी आ जाती है, अगर लाइबिलिटी ज्यादा है, जितना रिजर्व है, रिजर्व हमारा 1,00,000 है, अगर लाइबिलिटी 1,20,000 की आ रही है, क्लेम 1,20,000 का आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपका जितना भी रिजर्व है 1,00,000 का है, जिसे हम पूरा क्लेम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। और अब आप इसकी पेमेंट भी दिखाओगे। पेमेंट कितनी? रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, डेबिट साइड पर जो क्लेम आ रहा है 1,20,000 का, उसकी पेमेंट दिखाओगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट? तो डब्ल्यूसीआर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट नहीं, डब्ल्यूसीआर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड आएगा यहाँ पर। ओके, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया? इसी तरह से देखो, यहाँ पर अब हमने सारी चीजों को लिख लिया, बैलेंस शीट से उठा करके हमारे पास जो जो चीजें थी हमने कलेक्ट कर ली। अब बारी आती है, अगर हमने एसेट्स को बेचा, तो हमें जो पेमेंट मिलेगी उसे कहाँ दिखाना है? उसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन अब आप दिखाओगे जो आपने एसेट्स डेबिट साइड पर दिखाई थी, उनकी पेमेंट जो आपको रिसीव होगी,
वो आपकी क्रेडिट साइड पर शो होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। जो भी पेमेंट जितनी भी एसेट्स की आ रही है आपको, सभी एसेट की मिला करके भी आप टोटल लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट? इसी तरह से ये तो बात थी अगर आपने एसेट को बेचा और आपको पेमेंट मिली। कई बार होता है हम जब फर्म को डिसॉल्व करने लगे तो कोई एसेट पार्टनर भी टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर भी ले लेता है, उसको पसंद आ गई, उसने कहा ठीक है ये एसेट तो मैं ही ले लेता हूँ। तो जिस अमाउंट पर वो ले रहा है उस एसेट को, मान लेते हैं कोई स्टॉक है हमारा 1 लाख का और वो उसे 80,000 रुपए में खरीदने को तैयार है, तो 80,000 रुपए में हम मान लेंगे कि ये हमने पार्टनर को स्टॉक बेच दिया। तो 80,000 में अब आप दिखाओगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एक तरह से जैसे हमने सामान को बेचा बाहर, उसी तरह से हमने सामान को बेचा पार्टनर को। बस फर्क ये यहाँ पर हमको पेमेंट मिल गई, यहाँ पेमेंट नहीं मिली, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमको इससे पेमेंट लेनी है। तो जिस तरह से यहाँ रियलाइजेशन हुआ, एसेट्स को बेचा, इसी तरह से यहाँ पर भी बेचा, तो क्रेडिट साइड पर ही शो करोगे। ये तक समझ में आ गया। इसी तरह से कई बार कोई लाइबिलिटी है, कोई क्रेडिटर है, कोई और लाइबिलिटी है, उसको कोई एसेट पसंद आ जाती है। वो कहता है ठीक है, मैं आपके ड्यूज लेस कर देता हूँ, डिडक्ट कर देता हूँ, मुझे आपकी ये एसेट दे दो, उसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगी। तो आपके मान लेते हैं क्रेडिटर 1 लाख के हैं और उसने आपका स्टॉक जो है वो आपका 80,000 वाला 70,000 में टेक ओवर किया। तो 1 लाख के क्रेडिटर जो आपको पेमेंट करनी थी और वो जो स्टॉक आपका 80,000 का 70,000 में लेने को तैयार है, तो 1 लाख में से 70,000 रुपए माइनस कर दोगे कि यहाँ इतने क्रेडिटर इससे एडजस्ट हो गए। बाकी के जो बचे हैं क्रेडिटर्स 30,000, सिर्फ उसकी पेमेंट दिखाओगे आप। तो पेमेंट कहाँ दिखानी है? लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज की पेमेंट हमको दिखानी है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर ध्यान से फिर से सुनो, अगर आपका स्टॉक जो था आपने 80,000 का रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो किया है, अब वो अगर क्रेडिटर टेक ओवर कर रहा है 70,000 में, तो आप ये मान के चलोगे कि एसेट और लाइबिलिटी आपस में एडजस्ट हो गई। जितनी जितनी अमाउंट से आपस में एडजस्ट हुई है वो आपस में आउटसाइड ही क्लियर हो गई। बाकी जो बची है लाइबिलिटी या एसेट, सिर्फ उसी को आप रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाओगे। जैसे कि यहाँ पर 1 लाख में से 70,000 का उसने स्टॉक ले लिया, 80,000 वाला 70,000 में ले लिया, तो 70,000 के 1 लाख में से आपके क्रेडिटर कम हो गए। तो बाकी 30,000 की ही सिर्फ पेमेंट दिखाओगे। आप ये नहीं दिखाओगे कि क्रेडिटर को हमने 70,000 की स्टॉक बेचा तो 70,000 रुपए हमें मिले, क्रेडिटर को हमने इस तरह से पेमेंट की। नहीं दिखाने की जरूरत, बस वो आपस में एडजस्ट हो गए, खत्म हो गई। इसी तरह से अगर कोई क्रेडिटर है, मान लेते हैं 50,000 का और आपका स्टॉक है 1 लाख का, तो आपके क्रेडिटर ने 50,000 का स्टॉक लेकर के खत्म हो गए, क्रेडिटर खत्म हो गए। और अभी भी अगर आपका स्टॉक 50,000 का बचा हुआ है, तो वो कितने में बिकता है? वो 50,000 का बचा हुआ स्टॉक अगर 40,000 में बिकता है, तो आप सिर्फ उसको 40,000 की पेमेंट आपको जो रिसीव हो रही है वही दिखानी है। क्रेडिटर्स के साथ जो खत्म हो गए वो खत्म हो गए, आउटसाइड खत्म हो गए, काम खत्म। करेक्ट? तो जो बच जाता है सिर्फ उससे रिलेटेड ही आपको एंट्रीज दिखानी है। अब आपको दिखाना है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ये तो हमने एसेट्स की सेल प्रोसीड्स देखी। इसी तरह से लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पर आप लाइबिलिटीज को दिखाते हो, पेमेंट उसकी करोगे तो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कर रहे हो तो बैंक या कैश जो भी है उस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। करेक्ट? इसी तरह से ये तो हमने लाइबिलिटीज को पे कर दिया। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है, पार्टनर कहता है ठीक है इन क्रेडिटर्स को मैं पे कर दूंगा, 1 लाख के क्रेडिटर है, इनकी पेमेंट मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर फर्म के बिहाफ पर पार्टनर पेमेंट करने को तैयार है। पार्टनर उस लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, बाद में उसकी पेमेंट करेगा। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पर पेमेंट आप नहीं कर रहे, लेकिन आपके बिहाफ पर पार्टनर कर रहा है, तो एक तरह से है तो पेमेंट ही ना। आप पेमेंट ही कर रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करोगे। लेकिन अब यहाँ पर बैंक से पैसा नहीं जा रहा, आपकी वो लाइबिलिटी एक खड़ी हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को अब आपको पेमेंट करनी है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
बैंक से पैसा नहीं गया लेकिन पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर दिया है, तो फर्म अब पार्टनर को देगी, जो कि हमने नहीं दिया। तो उसको देना है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे ना, करेक्ट? अब बारी आती है दूसरी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस भी होते हैं। अब जब हम बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं तो हमारा कुछ खर्चा भी होगा, किसी को हमें हायर करना पड़ेगा, किसी डीलर को, किसी को कमीशन देना होगा, ये सारे खर्चे करने होंगे। तो ये सारे खर्चे कहाँ आएंगे? जैसे आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट दिखाई है डेबिट साइड पर, उसी तरह से ये बाकी के खर्चे भी आपके डेबिट साइड पर ही आएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट के लिए। इसी तरह से अगर कोई खर्चा, ये रियलाइजेशन का खर्चा कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर देता है, एक तरह से जैसे लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, उसी तरह से ये खर्चा भी पार्टनर पे करता है फर्म के बिहाफ पर, तब क्या होगा? तब भी आप डेबिट साइड पर ही शो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब फर्म को किसको पैसा देना है? उस पार्टनर को देना है। फर्म ने खुद बैंक का पैसा नहीं दिया, बैंक से पैसा नहीं गया, कैश नहीं निकला, अब हमारे को पार्टनर को देना है, क्योंकि पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर पेमेंट कर दी है। इसी तरह से अगर फर्म और पार्टनर के बीच में कोई डिसाइड हुआ है, कोई डील हुई है कि ठीक है, एक पार्टनर को असाइन किया गया, उसको कहा गया कि ठीक तुम सारा रियलाइजेशन का काम देखोगे और इस रियलाइजेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम तुम्हें ये फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे इस काम के लिए। एक तरह से उसको क्या दिया जा रहा है? कंपनसेशन। उसको एक काम के लिए हायर किया, उसको हम उसकी काम के लिए उसका अमाउंट दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं उसको, उसको सैलरी दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है? और जो भी खर्चा होगा अब इस काम को करने के लिए पूरा, चाहे वो उस अमाउंट से ज्यादा हो चाहे कम हो, वो उस किसकी सिरदर्दी है? अब पार्टनर की सिरदर्दी है, फर्म की नहीं। मान लेते हैं 10,000 रुपए फिक्स हो गए पार्टनर और फर्म के बीच में कि तुम सारा काम संभालोगे रियलाइजेशन का और हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। अब पार्टनर को ये सारा काम अरेंज करने, मैनेज करने में मान लेते हैं 4,000 का खर्चा हुआ, तो वो पार्टनर ही पे करेगा, उसमें फर्म की कोई जिम्मेवारी नहीं है, करेक्ट? तो अब हमें क्या करना है? हमारे लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या हुआ? फर्म के लिए रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 10,000 रुपए, वो 10,000 रुपए से ही दिखाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पर हमने पेमेंट नहीं की है, अभी फिक्स किया है, पेमेंट करनी है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, उसको पेमेंट करनी है, उसको देना है हमें। यहाँ तक समझ में आ गया? इसी तरह से अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को पूरा का पूरा पार्टनर को ही बियर करना है और फर्म ने उसके बिहाफ पर पेमेंट कर दी, तब क्या होगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर कोई डील पार्टनरशिप डीड में या कुछ क्लोज ऐसा मेंशन है कि जब भी वाइंड अप होगी तो ये सारा खर्चा कौन देखेगा? ये पार्टनर देखेगा। तो उस टाइम पर यहाँ पर जब भी फर्म अगर उसके बिहाफ पर पेमेंट कर देती है, जो खर्चा पार्टनर को बियर करना था और फर्म उसके बिहाफ पर पेमेंट कर देती है, तो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब हमें उससे पैसा लेना है और हमने उसके बिहाफ पर पेमेंट कर दी है, तो हमें इतना पैसा उससे लेना है, हमने इतनी पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर और फर्म के बीच की बात है कि पार्टनर से मुझे इतना पैसा लेना है, उसके बिहाफ पर हमने पेमेंट की है, तो बैंक या कैश अकाउंट हमारा कम हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद सारा कुछ करने के बाद अब बारी आती है रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने की। अब आपकी कोई बैलेंस शीट तो आगे बनेगी नहीं जहां पर आप बैलेंस शो करोगे। यहीं से ही जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, या तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट बैलेंस से, तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। इसी तरह से डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस से, तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो ये भी अब पार्टनर्स के अकाउंट में ही आप ट्रांसफर करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अब बारी आती है यहाँ पर लोन बाय फर्म टू पार्टनर, मतलब जी जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में फर्म पैसा लेगी पार्टनर से, तो कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। यही एंट्री बनेगी ना। हम पार्टनर के से जो लोन हमने दिया है, फर्म
ने जो लोन दिया है उससे वो पैसा रिसीव करेगी, और जो फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है उसकी पेमेंट की जाएगी। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री हो जाएगी। इसी तरह से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, उसकी पेमेंट आपको करनी है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और डेबिट बैलेंस है तो हम पार्टनर से वो पैसा लेंगे। वाइंड अप करते हुए, अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है तो उससे पैसा लिया जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा है, लेकिन जनरली हम रॉन्ग कर देते हैं, और या वो चीज करते ही नहीं, उनकी एंट्रीज करते ही नहीं। कई बार आपको बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया जाता है। अब हम जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड, सेल प्रोसीड्स जो मिल रही है एसेट की, या जो लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं, वो ये तो नहीं कर सकते ना, कुछ कैश में कुछ बैंक में, ऐसे नहीं कर सकते ना। एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक ही चीज करेंगे। तो कैश या बैंक जो भी है उनको हम मर्ज कर देंगे। या तो आप ये दिखाओगे कि कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट रखना चाहते हो, सिर्फ एक अकाउंट रखने में बैंक अकाउंट रखना चाहते हो, तो आपको क्या दिखाना है कि कैश का जो बैलेंस है मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और उसकी एंट्री आपको बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी तरह से अगर आप कैश का अकाउंट रखना चाहते हो, उसके साथ रखना चाहते हो, उसके साथ सारी ट्रांजेक्शन्स दिखाना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना है, बैंक बैलेंस विड्रॉ करके दिखाना है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये 2 एंट्रीज हैं, जनरली हम भूल जाते हैं करना जब भी मर्ज करने की बात आती है। इसी तरह से आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी 2 हो सकते हैं। एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। उस केस में क्या करोगे? उस केस में भी आप उन अकाउंट्स को मर्ज कर दोगे। जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड पर ही ट्रांसफर होगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर डेबिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये मर्ज करने वाले अकाउंट्स जो हैं उनकी एंट्रीज भी बनाई जाएगी। तो ये सभी जर्नल एंट्रीज थी जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, तो हमारा अगर क्वेश्चन है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी आएगी तो हम पूरा करेंगे, तो हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स मिलेंगे तो हमारा स्कोर रेज हो जाएगा। तो मिलती हूँ ऐसे ही मजेदार रिविजनरी वीडियो के लिए, आपके लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।